साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 7 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में 8वां अध्याय देखेंगे, प्राकृतिक आपदाएं। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अपवाहन, पंख प्रवाह, हिम अवधाव आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। इन चीज़ों को आप अलग अलग से भी टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, परंतु मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। अवांछनीय क्रियाकलापों से क्या होता है? दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत है, जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। अब आप कहोगे हिमालय तो बहुत पुराना है, तो हमारी आयु की तुलना में हिमालय पुराना है ना। लेकिन अगर हम पृथ्वी की आयु की तुलना में बात करें तो हिमालय नवीन है और बलित पर्वत है, और अभी भी इसका उत्थान हो रहा है। इसीलिए इन्होंने कहा इसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र में अभी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है, यानी हमारे यहाँ जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी मूव कर रही है उत्तर की तरफ, और इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं। हिमालय में तो ज्यादा शक्ति के भूकंप आते हैं, हिमालय के ठीक नीचे उत्तरी मैदान, वहां कम शक्ति के भूकंप आते हैं। दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है, फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पहले ये माना जाता था कि दक्षिण का पठार ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंप नहीं आते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में कुछ भूकंप ऐसे आए कि उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया। वहां भी भूकंप आते हैं, लेकिन कम आते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप रोधी डिजाइन कोड, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन कोड ऑफ इंडिया IS 1893 पार्ट 1 2002 तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र सिस्मिक जोनिक मैप का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, 4 जोन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखो, 4 जोन। यहाँ से प्रश्न आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है थोड़ी। अब इन जोन को देख लेते हैं आगे। इस मैप को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा? और अच्छे से समझाते हैं। इस मैप को ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले दिया है इन्होंने अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र 5। तो अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ है? पूरा हिमालय, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, मध्य, सारा हिमालय ले लो। उसके अलावा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाला क्षेत्र, इधर गुजरात का थोड़ा क्षेत्र है, और हल्का सा क्षेत्र यहाँ पर भी है। यह हुआ हमारा जोन 5। इसके बाद आया गहन तीव्रता क्षेत्र के नीचे या उसके सराउंडिंग में जोन 4 आ जाएगा, 5 और 4। तो ये जो लाइन है ये सब हमारा जोन 4 हो गया। लक्षद्वीप जोन 4 में है, और एक चीज मैं भूल गया, ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार ये जोन 5 का एरिया है, मैं बताना भूल गया था। और थोड़ा सा यहाँ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र भी जोन 5 में है। बाकी ये तो पूरा पूर्वोत्तर हो ही गया। इसके बाद जोन 3, जो ये डॉटेड है, ये जोन 3 है। उसके बाद अल्प तीव्रता क्षेत्र जोन 2। अब जोन 2 जो है उसमें देखो, जोन सेकंड में खड़ी लाइनों वाला एरिया है, यानी ये क्या है? अरावली वाला एरिया। और ये क्या है? दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, वो क्षेत्र हुआ। इसको अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है। तो ये हमारा मोटा मोटा समझा दिया मैंने, बाकी डीप में नहीं अभी। अच्छा, अब आप यहाँ देखो 4 जोन है, लेकिन नंबर पे ध्यान दो। नंबर में ये क्या है? 5, जबकि जोन तो 4 है। ऐसा क्यों?
क्योंकि ये जो जोन 2 है, इसमें पहले जोन 1, 2, 3, 4, 5 जोन हुआ करते थे। बाद में जोन 1 और 2 को कंबाइंड कर दिया गया और इसको एक जोन बना दिया गया। ये आ गया जोन 2 के अंदर, बाकी के 3 जोन अलग हैं, इसलिए अब वर्तमान में 4 जोन हैं। आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या दिया है। देखो, भूकंपीय जोन और तीव्रता। तो सेकेंड जोन अल्प तीव्रता जोन है, लो डैमेज है। थर्ड जोन मध्यम तीव्रता, डैमेज टू बिल्डिंग। फोर्थ जोन गहन तीव्रता क्षेत्र, डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। और फिफ्थ जोन अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र, वेरी हाई डैमेज। तो हमारे पास ये 4 जोन हैं और इस दूसरे के अंदर पहला दूसरा मिक्स है। तो अगर जोन पूछे जाए तो 4 हैं और नाम क्या क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सबसे पहले इन्होंने कहा जोन 5 के बारे में। इस क्षेत्र को आईएस कोड के तहत क्षेत्र कारक अर्थात जोन फैक्टर 0.36 दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभव हो सकता है। ये अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। अब ये है कहां कहां वो ठीक से समझ लो एक बार। भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्यों के कुछ भाग, यानी ये सब हिमालय का क्षेत्र हुआ। कच्छ का रण गुजरात का क्षेत्र हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग आता है। अब यहां जिन क्षेत्रों की बात की गई आप तुरंत एटलस निकालिएगा और इन क्षेत्रों को भारत के मैप में देखिएगा। नेक्स्ट जोन 4, इसका क्षेत्र कारक आईएस कोड के तहत 0.24 है। देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र, अब हम सिक्किम इसमें शामिल हैं। देश के कुल भू क्षेत्र का 17.3% भाग इसमें आता है। जोन 4 में जो क्षेत्र दिए गए हैं इनको भी आप लोग इंडिया के मैप में ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जोन 3, इसमें क्या क्या है। इसका क्षेत्र कारक 0.18 है। लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिण भाग इसी क्षेत्र में है। यह क्षेत्र भारत के 30.4% भूभाग को समाहित करता है। और सबसे लास्ट में जोन 2, इसका क्षेत्र कारक 0.10 है। पूर्व के जोन 1 तथा 2 को एक में समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। इसमें भारत का 41.4% भू क्षेत्र आता है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है। कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है, अतः यह सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला है, सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है ये। इसके बाद नेक्स्ट चीज है सुनामी। सुनामी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग इसकी ध्यान से देख लो, इसमें टी साइलेंट रहता है। सुनामी एक जापानी शब्द है जो सु मीनिंग हार्बर, सु का मतलब हार्बर, तथा नामी, नामी का मतलब वेव अर्थात तरंग से है। भारत की हाई पावर्ड कमिटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। अधिकांश सुनामी समुद्र अध स्थल पर आए भूकंपों से पैदा होती है। अच्छा, इसको समझने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, कभी किसी तालाब के किनारे जाइएगा और उसका पानी जब बिल्कुल शांत हो तो उसमें एक कंकड़ फेंकिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा कि तालाब के शांत पानी में कंकड़ फेंकने के बाद किस तरह की लहरें उत्पन्न होती हैं। उसके बाद एक मोटा सा पत्थर या कोई और टुकड़ा भारी भरकम वस्तु उस शांत पानी में फेंकिएगा और फिर ऑब्जर्व कीजिएगा कि अब किस तरह की तरंगे उस पानी की सतह पर पैदा हों। अंतर आपको स्पष्ट लग जाएगा। अब इसी चीज की कल्पना कीजिए कि तालाब की जगह समुद्र है और आपने जो पत्थर फेंका उसकी जगह बहुत बड़ा पहाड़ है। अगर बहुत बड़ा पहाड़ समुद्र में गिरेगा तो किस तरह की तरंगे पैदा होंगी, तो वो तरंगे जो हैं वही सुनामी है। काफी हद तक आप इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं।
सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद से किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। और कब से है? जुलाई 2005। आपको पूरा याद ना रहे तो कम से कम इतना तो याद रखिएगा कि सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है और 2005। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु साइड में, चेन्नई के वाला। और जब ये सुनामी 2004 में आई थी कोरोमंडल तट पे, इसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। उसके बाद ही ये सुनामी वार्निंग सेंटर बनाया गया, क्योंकि देखो 2004 और 2005। कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फॉल्स डीबी पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। आगे दिया भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आईएमडी के बारे में दे रहे हैं। आईएमडी की स्थापना 1875 में कहाँ हुई? ये दिल्ली में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में, लेकिन प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना 1875 में हुई थी और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा मौसम विज्ञान विभाग का उप निदेशक स्तर का कार्यालय पुणे में स्थित है। उल्लेखनीय है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बना, जिसे वर्ष 1905 में शिमला और 1928 में पुणे तथा अंततः 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं, जिससे भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। यानी बाढ़ क्या है? जब जल स्तर बढ़ जाता है। मानसून की अनिश्चितता तथा अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम बाढ़ों का आना है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है। इस संगठन ने देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्य बाढ़ प्रवण एवं निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित है, यानी यूपी का पूर्वी क्षेत्र जो है वो उच्च प्रवणता रखता है बाढ़ के मामले में। 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। चक्रवाती तूफान अथवा चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। ये डायरेक्शन चेंज क्यों है? आप लोग मुझे बताइएगा। उत्तरी गोलार्ध में अलग और दक्षिण गोलार्ध में अलग, क्या कारण है इसका? अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है। इन्होंने कहा उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों की विपरीत, इनकी चक्रवात की। इस चीज को याद कैसे रखेंगे? बहुत ही सिंपल है। ANC ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस नहीं है ये है A फॉर एंटी साइक्लोन, N फॉर नॉर्थ हेमिस्फीयर और C फॉर क्लॉकवाइज। यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन यहां हमें तो चक्रवात के बारे में पढ़ना है, तो पीछे से पढ़ लो। CNA मतलब साइक्लोन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज। देखो आ गया, साइक्लोन चक्रवात इन नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। यानी ANC से हमें दोनों चीजें मिल गई। आगे से पढ़ लो तो एंटी साइक्लोन, पीछे से पढ़ लो तो साइक्लोन। अब दक्षिण गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा। बाकी डीप में तब पढ़ाएंगे जब आपको चक्रवात और प्रतिचक्रवात का अलग से टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों को ही प्रभावित करते हैं।
बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादा आते हैं, क्यों? अधिक ताप के कारण। यहां से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा मतलब अगर यहां से चक्रवात उठा तो इस तरह से चलेगा, विपरीत दिशा की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को, और कब? जनवरी मार्च में। तथा मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। क्योंकि इंडिया का मैप इस तरह से है ना, अगर यहाँ उठेगा तो यहाँ प्रभावित करेगा, यहाँ उठेगा तो इस एरिया में, यहाँ उठेगा तो इस एरिया में। तो ये हमारा उत्तरी बंगाल खाड़ी हो गया, ये मध्य हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो दक्षिण का दक्षिण में करेगा तो यहाँ तमिलनाडु श्रीलंका, मध्य का यहाँ करेगा तो आंध्रा उड़ीसा, और उत्तर साइड का यहाँ करेगा तो उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, इधर बांग्लादेश। मानसून काल जून से सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल खाड़ी में होती है, जिससे उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल कब? जब मानसून काल में उत्तरी और मध्य बंगाल खाड़ी में उत्पन्न होते हैं तब। मानसून पश्चात अक्टूबर से दिसंबर में दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। उड़ीसा चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में चक्रवात भी आता है, बाढ़ भी आती है, सूखा भी होता है, जिस कारण ये अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं झेलता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन क्या हुआ भाई? कोई भी चट्टान या मिट्टी अचानक से नीचे गिरती है और किसके? गुरुत्वाकर्षण के अधीन, तो भूस्खलन हुआ। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना, यानी भूकंपों की आवृत्ति बढ़ गई और सड़क और बांध बनाने की क्रियाएं ज्यादा चल रही हैं, इसलिए हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति बढ़ रही है, यानी बार बार आ रहे हैं। यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिनके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई। भारत में आपदा प्रबंधन हेतु निवारक एवं संरक्षी उपाय तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर, महाराष्ट्र में की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपदा प्रशिक्षण संस्थान लातूर, महाराष्ट्र। और हैदराबाद में क्या था? सुनामी वाला। आगे इन्होंने यहाँ प्रश्न दिए हैं, तो प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ? 2004 की सुनामी कहाँ आई थी? तमिलनाडु की तरफ। कौन सा तट था वहां? कोरोमंडल, ऑप्शन सी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, यहाँ शब्द क्या दिया है? दुष्प्रभावित। हम लोग अक्सर प्रभावित पढ़ते हैं ना, यहाँ प्रभावित लिखना सही नहीं है, दुष्प्रभावित बिल्कुल सही लिखा है। तो प्रभावित और दुष्प्रभावित आप स्वयं समझ सकते हो क्या डिफरेंस है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 2, हुदुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ? हुदुद आंध्र प्रदेश के तट पर आया था, यानी ऑप्शन ए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हुदहुद अक्टूबर 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। इससे भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल, इन सभी को इसने प्रभावित किया था। इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इससे प्रभावित रहा था। नेक्स्ट प्रश्न 3, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। सुनामी वार्निंग कहाँ? 2005 में स्थापित, हैदराबाद, ऑप्शन सी। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद से किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 4, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, लेकिन इसकी स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? कोलकाता में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्ष 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में था।
जिसे वर्ष 1905 में शिमला में शिफ्ट किया गया, उसके बाद 1928 में पुणे में शिफ्ट किया गया और अंततः वर्ष 1944 में दिल्ली में शिफ्ट किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 5, सूची 1 प्राकृतिक आपदा, सूची 2 प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भाई सूची 1 सूची 2 आपके सामने है। सूची 1 में प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात। सूची 2 में प्रदेश हैं, हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदान और मध्य पूर्वी भारत। अब देखो इसमें मैच करना है। तो हिमालय के गिरिपाद, यहाँ क्या था, हिमालय में भूकंप आते हैं, तो बी को मिला दो 1 से, बी का 1, यानी ऑप्शन सी डी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इन्होंने कहा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, उड़ीसा में तो सारी चीजें थी, बाढ़ भी था, चक्रवात भी था, सूखा भी था, तीनों बच्चे तो उड़ीसा में कुछ भी हो सकता, लेकिन झारखंड में सारी चीजें नहीं है, तो इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में क्या था, बाढ़, यानी ए का 3, ए को मिला दो 3 से, दोनों में ही 3 दिया है। नेक्स्ट चीज है मध्य पूर्वी भारत, तो मध्य पूर्वी भारत और झारखंड, उत्तर उड़ीसा, इनको देखना है। तो इनने यहाँ दिया है उत्तरी उड़ीसा, उड़ीसा में सब था, लेकिन यहाँ ध्यान दो उत्तरी उड़ीसा है और यहाँ मध्य पूर्वी भारत है। हमारे पास बचा क्या, सूखा और चक्रवात, तो उत्तरी उड़ीसा यानी चक्रवात और सूखा मध्य पूर्वी भारत, तो सूखा को मिला दो मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात को मिला दो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। अगर यहाँ उत्तरी उड़ीसा नहीं होता तो झारखंड में हम सूखा भी लगा सकते थे, लेकिन फिर मध्य पूर्वी भारत में चक्रवात नहीं लगता। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही है। बाकी आप अपने हिसाब से मैचिंग कर लीजिएगा, जो लॉजिक आप लगाना चाहें। इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया गया, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में, 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपाद क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र। नेक्स्ट, सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं, कुछ पश्चिमी तट पर अरब सागर में भी आते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो अधिकांशतः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ चक्रवात पश्चिमी तट को भी प्रभावित करते हैं जो अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। अतः मध्य पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न 6, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। कथन है हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है, सही बात। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात, खनन कार्य संख्या बढ़ी है और खनन कार्य बढ़ने से ही वहां भूस्खलन की आवृत्ति बढ़ गई है, यानी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन ए सही है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, इसका प्रमुख कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों को बढ़ना है। यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिनके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई। नेक्स्ट प्रश्न 7, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में क्यों आते हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहां से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा की विपरीत दिशा में घूमते हुए चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को जनवरी मार्च में, मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल जून से सितंबर के दौरान मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून पश्चात अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के बीच दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 8, कथन कारण। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित
बिल्कुल सही। पूर्वी घाट में अधिक चक्रवात आते हैं। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में पड़ता है। बात तो ये भी सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस कारण से वो काम नहीं हो रहा। चक्रवातों की जो अधिक संख्या है वो इस कारण से नहीं है। अतः ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमने के कारण लगभग संपूर्ण तट को ही प्रभावित करते हैं। कथन ये सही है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं की मेखला में स्थित है, अतः आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 9। कथन कारण। कथन है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। बिल्कुल सही। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। बिल्कुल सही। दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो जो कोयना बांध है वहां एक भ्रंश रेखा है जिस पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे वहां भूकंप की सक्रियता बढ़ने के चांस हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार कोयना बांध के नीचे भ्रंश जोन जलाशय के जल भराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है और इससे कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं कहाँ थी? उड़ीसा में। उड़ीसा चक्रवात, बाढ़, सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण ये अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। नेक्स्ट प्रश्न 11। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। ध्यान से पढ़ो। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ था? लातूर, महाराष्ट्र। हैदराबाद में सुनामी वाला था। नेक्स्ट प्रश्न 12। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? नहीं दिया है। तो ये कौन सा होगा? पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र कौन सा दिया है? कर्नाटक पठार, ऑप्शन बी। बाकी अब इन्होंने यहाँ इसकी व्याख्या करने के लिए पूरा पैराग्राफ दे रखा है भूकंप जोन वाला, इसको आप देख लीजिएगा। मैं इसको नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ूंगा तो बहुत देर लग जाएगी और ये मैं इस टॉपिक के स्टार्टिंग में पढ़ चुका हूँ पूरा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13 पर। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भूकंप जोन कितने हैं? 5, 4, 3, 2। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन सी सही है। अब इस 5 की वजह से 5 मत कह देना, ये बहुत पहले था जब 1 अलग था और 2 अलग था। अब 1 और 2 दोनों को मिला के 2 बना दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने विकल्प ए को माना था। स्पष्टीकरण के लिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। आयोग ने ए माना था, लेकिन इसका सही उत्तर सी ही है। नेक्स्ट प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी देखो नहीं पूछा है, उत्तर में स्टार दिया है, समझ लो इसका सही उत्तर नहीं है। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या क्या दिया इन्होंने। विकल्प ए, बी एवं डी तीनों सुमेलित नहीं है, क्योंकि भुज भूकंप मंडल 5 में, हैदराबाद भूकंप मंडल 2 में, चेन्नई भूकंप मंडल 3 में, जबकि श्रीनगर सही सुमेलित है। इन्होंने जो भी दिया है आप ये ध्यान रखो। भुज भूकंप जोन 5 में आता है, हैदराबाद भूकंप जोन 2 में है, श्रीनगर भूकंप जोन 5 में, चेन्नई भूकंप जोन 3 में। नेक्स्ट प्रश्न 15। कथन कारण। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात, बाढ़ बढ़ रही है उत्तरी मैदानी क्षेत्र में। कारण गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई कम हो गई। बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि नदी घाटियों में जो सिल्टेशन है उसकी वजह से नदी की गहराई कम हुई। जब गहराई कम हुई तो पानी जैसे उसमें आया तो वो इधर उधर फैल गया, यानी बाढ़ ज्यादा आ गई। इन्होंने जो व्याख्या दी, विगत 2 दशकों में उत्तर भारत के मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, जिसका प्रमुख कारण नदी की घाटियों का गाद निक्षेपण के कारण छिछला होना यानी उथला होना है। गहराई में कमी के कारण
सामान्य वर्षा में भी बाढ़ के आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 16, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है उत्तर प्रदेश। इन्होंने यहाँ सही उत्तर सी लगाया है, बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। मेरे हिसाब से तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर और बिहार दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट प्रश्न 17, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। यूपी का कौन सा एरिया, पूरब वाला, पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्य बाढ़ प्रवण एवं निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। नेक्स्ट प्रश्न 18, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। आपको सही कथन ढूंढने हैं। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में, बिल्कुल सही करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, बिल्कुल, एमआईसी रिलीज हुई, मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश है, बिल्कुल आपदाएं आती हैं। मैनग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, जी हाँ कम करते हैं। यानी चारों सही हैं, कोई ऑप्शन सही नहीं है। देखो सब में 3 दिए हैं, इनकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में होती है। भोपाल गैस त्रासदी मानवीय चूक का परिणाम थी। गौरतलब है कि 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट में मेथिल आइसोसाइनेट एमआईसी नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिएगा, इससे अक्सर कई प्रश्न बनते हैं। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये 2 दिसंबर की रात में हुई थी। रात में जब सब लोग सो रहे थे उस समय गैस लीक हुई थी, इसलिए इसकी डेट 2-3 दिसंबर बोला जाता है। क्योंकि 2 तारीख की रात तो 3 तारीख की सुबह में भी तो रात का ही समय था, उस समय लोग सो रहे थे। वर्ष 1984 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहां पर गैस लीक हुई थी, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड का प्लांट था, पूरा नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। कीटनाशक का प्लांट था और गैस कौन सी रिलीज हुई, एमआईसी। एमआईसी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो मेथिल आइसोसाइनेट। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 2-3 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड कीटनाशक था और मेथिल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है, मैनग्रोव वन अपनी मजबूत और फैली हुई जड़ों के कारण चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। भारत प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील सुविध है। यूएनडीपी ने भी भारत को विश्व के 10 सर्वाधिक आपदा प्रवण देशों में से एक घोषित किया है। कथन 3 में उल्लिखित है कि भारत आपदा युक्त देश है, जो कि सत्य प्रतीत होता है। हालांकि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में कथन 3 में उल्लिखित है कि इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री, अर्थात डिजास्टर मुक्त, आपदा मुक्त थोड़ी है, जो कि असत्य है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण के अनुसार कथन 1, 2, 4 सही है, जबकि कथन 3 असत्य है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी हिंदी मजबूत रखिएगा, लेकिन इंग्लिश को भी कमजोर मत होने दीजिएगा। हमारा जो क्वेश्चन पेपर तैयार होता है वो इंग्लिश मीडियम में ही तैयार होता है, उसके बाद उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो ट्रांसलेशन के दौरान कुछ ना कुछ मानवीय भूल या त्रुटि हो जाती है, जिसका खामियाजा परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ता है। जैसे कि इस प्रश्न में इंग्लिश में लिखा है इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री। जो स्टूडेंट डिजास्टर फ्री पढ़ेगा वो 1, 2, 4 को सही लगाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जो सिर्फ हिंदी पढ़ेगा वो देखेगा कि हिंदी में लिखा है भारत आपदा युक्त है, उसके हिसाब से 4 ऑप्शन सही हैं, तो कोई ऑप्शन में 4 दिए ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्राकृतिक आपदा है और इधर प्रभावित क्षेत्र, बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी। हिमालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी व मध्य भारत के क्षेत्र, भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र। तो जैसी बाढ़ दिखाई दे आप लगा दो उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान, यानी 1 का 2 ऑप्शन ए में ही है। नेक्स्ट दिख रहा है भूकंप, हिमालय में बहुत आते हैं, 2 का 1। सूखा, पश्चिम एवं मध्य भारत, लगा दो। सुनामी, दक्षिण तटीय क्षेत्र, लगा दो। यही सही मैचिंग है, नीचे इन्होंने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 20, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते
किस सागर से उत्पन्न हुआ था? यह उत्पन्न हुआ था अरब सागर में। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते अरब सागर में उत्पन्न हुआ। यह तूफान मई 2021 में गुजरात के तट से टकराया। नेक्स्ट प्रश्न 21, मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसका कारण है तापांतर यानी स्थानीय तापांतर। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण स्थानीय तापांतर है। स्थानीय तापांतर मतलब जहां पर ये चक्रवात बनता है वहां जो ताप का अंतर है वो अत्यधिक होता है, इसलिए। यानी दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि जिस स्थान पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है उस स्थान का जो ताप का अंतर है यानी तापांतर है वो चक्रवात बनने के अनुकूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न 22, हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? ओखी ओखी एक चक्रवाती तूफान है जो नवंबर 17 में भारत के तट से टकराया। समाचारों में चर्चित ओखी अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान, अरब सागर में उठने वाला चक्रवाती तूफान 30 नवंबर 17 को मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में व्यापक तबाही मचाई थी। तूफान के कारण जान गंवाने वालों के लिए परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की मंजूरी दी गई थी। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।